हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल डिफेंस एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने डायमेंशन स्टडी कर रहे थे, तो आइए वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अभी कुछ डायमेंशंस अभी हमने और पढ़नी है, देन उसके बाद हमें इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ साथ करेंगे। ठीक है, तो कुछ डायमेंशंस हमें और पढ़नी है, जिसमें पहला है एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एनर्जी होता क्या है। ठीक है, बाद में इसकी यूनिट को और डायमेंशन को कंटिन्यू स्टडी करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द ability of a body to do a amount of work। सपोज एक बॉडी है, उसमें एनर्जी क्या है? उसकी एबिलिटी या फिर स्ट्रेंथ मतलब क्षमता। तो बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज वो वर्क कर रहा है, जैसे एक कार है, अगर वो रन कर रही है दैट मीन्स वो वर्क कर रही है। और वर्क कैसे होगा? अगर एनर्जी उसके पास होगी, उसके पास वो स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो हमने क्या है कि एनर्जीज को यहाँ पर कुछ कैटेगरीज में या फिर इसके कुछ टाइप्स होते हैं। इसमें पहला है थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी को हम हीट भी कहते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखना है कि थर्मल एनर्जी मतलब हीट, और हीट को डिनोट किससे करते हैं? क्यू से। राइट, तो ये थर्मल एनर्जी होती है। ये कैसे आती है? अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें, सपोज मैं सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज करूं या मैं बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा हूं, मतलब या तो मैं उसे गर्म कर रहा हूं या ठंडा कर रहा हूं, तो दोनों ही केस में हीट का ट्रांसफर होगा। हीट क्या होती है? ऐसी एनर्जी है जो कि ट्रांसफर होती है। लेकिन हीट के ट्रांसफर होने का रीजन क्या होता है? टेम्परेचर का डिफरेंस। अगर दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस ही नहीं होगा तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये बेसिक आइडिया है। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ एनर्जी है, वहां पर न्यूक्लियर एनर्जी आ सकती है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी कैसे आती है? अगर न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, तो वहां पे जो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है या जो जनरेट हो रही है, वो जो एनर्जी है वो न्यूक्लियर एनर्जी है। तो है, ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी ही है। द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है ये देख लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी भी दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड है। अभी हम केवल मैक्रोस्कोपिक लेवल पर केवल दो ही पढ़ रहे हैं। क्या? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। सपोज एक कार है, वो मूव कर रही है किसी स्पीड से, तो उस कार के पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। क्या ये एनर्जी हमें दिख सकती है? नहीं, ये एनर्जी बॉडी के अंदर है, हम मानते हैं, तभी वो चल पा रही है। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो किसी भी बॉडी का अगर मूवमेंट हो रहा है या फिर हम कहें मोशन हो रहा है, मूव कर रही है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी रही होगी? काइनेटिक एनर्जी। डन। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी मतलब एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी, जो मैं बोल रहा हूं उसे नोट्स में लिखो, एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू पोजीशन। तो पोजीशन का मतलब क्या है? सपोज यहां पर एक ये लेवल बना दिया मैंने, ये एक लेवल है। ठीक है, सपोज ये ग्राउंड का लेवल है, फ्लैट सरफेस है, और इस सरफेस पर एक बॉल रखा हुआ है जिसका मास है m। अब हमें यहां पर पूछा जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। हमसे पूछा जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो क्या इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, या इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है? तो इसका आंसर ये है, जो मैं भी समझाऊंगा, कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो भी सकता है इस केस में और नहीं भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा कि आप रेफरेंस कहां मान रहे हो। ठीक है, सपोज ये जो फ्लैट सरफेस है, मैंने रेफरेंस यहां मान लिया। क्या अब इस सरफेस का मेरे अज्यूम्ड करे रेफरेंस से कुछ हाइट है? हाँ है। और अगर कुछ हाइट बॉडी के पास होता है तो बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो रेफरेंस मैंने ये अज्यूम करा, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी, कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस बॉडी को यहां से उठाकर रेफरेंस पर ही रख दूं, तो क्या इसका पोटेंशियल एनर्जी अब जीरो हो जाएगा? हाँ, अब इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये इस समय रेफरेंस पर ही है। रेफरेंस से इसका कोई डिस्टेंस नहीं है, और अगर डिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी हम क्या ले लेंगे यहां पर? जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो बॉडी पजेस करता है ड्यू टू इट्स पोजीशन।
पोजीशन अगर रेफरेंस से है तभी पोटेंशियल एनर्जी है, वरना नहीं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। तो हमने जितनी भी एनर्जी का बेसिक आइडिया लिया, अभी हमने नो डीप में नहीं पढ़ा है, हमने बेसिक आइडिया लिया। इन सारी एनर्जीज में एक और एनर्जी है जिसे हम यहां पर वर्क भी कह सकते हैं, या फिर इसे एक और तरीके समझते हैं कि एनर्जी को ट्रांसफर करने के, मैंने क्या बोला, एनर्जी को ट्रांसफर अगर करना है तो उसके दो तरीके होते हैं। द फर्स्ट इज आई कैन ट्रांसफर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क, और आई कैन ट्रांसफर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये भी एक कैटेगरी है कि मैं एनर्जी को दो फॉर्म में ट्रांसफर कर सकता हूं, या तो वर्क में या फिर हीट में। अब ये हमने कहां देखा प्रैक्टिकल लाइफ में। सपोज हमने क्या करा, ये मार्कर है, इस मार्कर को बोर्ड पर यहां रखा हुआ है, और ये बोर्ड सपोज इस समय हॉरिजॉन्टल है, तो मैं अगर मार्कर को मूव करा रहा हूं आगे, दैट मींस मैं इस पर कुछ फोर्स लगा रहा हूं, तभी तो मूव होगा। और अगर फोर्स लगाकर किसी बॉडी को आगे डिस्प्लेस किया जाए तो वहां पर हम क्या कहते हैं कि हमने वर्क किया है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये मल्टीप्लाई एक्चुअली में डॉट होता है, फोर्स F डॉट डी। तो वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, उसे डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो वहां पर एनर्जी ट्रांसफर तो हुई है, क्योंकि बिना एनर्जी के कोई चीज आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन वो एनर्जी किस फॉर्म में हमें दिखी, वर्क की फॉर्म। ठीक है, अब देखो एनर्जी को हीट की फॉर्म में कैसे ट्रांसफर करते हैं। जब हम किसी बॉडी को, सपोज हमने भाई हमें फीवर हो गया मान लो, तो फीवर में हम टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, किस डिवाइस से मेजर करते हैं। अगर मैं ये पूछ दूं वो क्या है, थर्मोमीटर। तो हम टेम्परेचर थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। तो थर्मोमीटर हमारी बॉडी से जब कांटेक्ट में आता है तो वहां पर थर्मोमीटर का टेम्परेचर राइज करता है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है। और जब वो टेम्परेचर डिफरेंस जीरो हो जाता है, तब तक हमें रीडिंग बाद में ही चेक करनी होती है। जब टेम्परेचर डिफरेंस जीरो हो जाता है तब हम थर्मोमीटर चेक कर लेते हैं। तो एनर्जी का ट्रांसफर हीट की फॉर्म में कैसे होता है, टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से। इसका मतलब अगर दो सिस्टम, दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाए, एक ज्यादा टेम्परेचर पर हो, एक कम टेम्परेचर पर हो, तब जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, हीट की फॉर्म में होगा। तो यहां पर लिख लो कि एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट। ठीक है, अब हम यहां पर पढ़ते हैं इसका डायमेंशन या यूनिट। देखो एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है जूल। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और इसका सपोज वर्क का फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, है ना, F डॉट डी। अब मुझे यहाँ पर इसका यूनिट निकालना है, सपोज वर्क का यूनिट निकालना है, तो मैं कैसे करूंगा, मुझे फोर्स का यूनिट कितना पता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो वर्क का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर, राइट। और न्यूटन मीटर को ही हम जूल कहते हैं। न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं, जूल। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ फंडा। अब यहां पर ये जो हमने न्यूटन मीटर लिखा है, ये एक्चुअल में यूनिट जो हमने लिखी है वो एसआई यूनिट है। कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट। तो ये कौन सा सिस्टम हम पढ़ते हैं, जनरली एसआई सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, क्या कोई और सिस्टम भी है, हाँ है, कौन सा, सीजीएस सिस्टम। इसे रब कर देते हैं। ओके, अब एक बार यूनिट फिर से देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा कि वर्क का फॉर्मूला होता है F डॉट डी। मैं वर्क क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि वर्क भी एक एनर्जी की फॉर्म है। तो अगर हम वर्क का यूनिट निकाल लेते हैं तो वो भी सारी एनर्जी जो हम पढ़ेंगे सबका यूनिट यही होगा। सपोज हम बात करें काइनेटिक एनर्जी का, तो उसका यूनिट भी यही निकलेगा। हम पोटेंशियल एनर्जी का बात करें, यही यूनिट निकलेगा, सबका यही यूनिट निकलेगा अगर वो एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो यूनिट मैं आपसे पूछ रहा हूं अभी एसआई यूनिट। तो फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, और डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होगा वो होगा मीटर। तो न्यूटन मीटर, और इसी को हम क्या कहते हैं, जूल। जूल मतलब कैपिटल जे। ठीक है, यहाँ पर हमने यूनिट को कैपिटल लेटर में लिखा है। हम यूनिट को ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम यूनिट्स को कहीं तो स्मॉल लिखते हैं। सपोज हम लिखने जा रहे हैं केजी, तो केजी तो हम स्मॉल में लिखते हैं, लेकिन हम जूल लिख रहे हैं तो उसमें हमने कैपिटल जे लिख दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो जूल है ये एक साइंटिस्ट का नाम था। तो अगर किसी साइंटिस्ट के नेम पर कोई यूनिट बनता है तो वहां पर कैपिटल लेटर आता है। लेकिन अगर कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं है, जैसे केजी मास का यूनिट है, तो वहां पर स्मॉल लेटर यूज होते हैं। तो ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। ये एसआई सिस्टम पढ़ रहा है। ठीक है,
अब देखो अगर ऐसा ही सिस्टम की बात की जाए तो वहां पर मैंने पढ़ाया था क्या कि मास जो होता है वो किस में होता है, केजी में, लेंथ किस में होती है, मीटर में, और टाइम किस में होता है, सेकंड्स में। तो यहाँ पर क्या हम फोर्स का यूनिट निकाल सकते हैं? फोर्स का फॉर्मूला में पता होना चाहिए, क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट केजी। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना बन गया, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन। इस पूरे को न्यूटन कहते हैं। तो 1 न्यूटन मतलब 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इतना क्लियर हुआ। अब देखो सपोज हम एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होगा, तो वो भी क्या होगा, जूल, या फिर एक्सपैंड करके अगर बोलेंगे तो न्यूटन मीटर। सपोज पोटेंशियल एनर्जी आता है तो उसका यूनिट भी सेम ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पावर। ठीक है, अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर हम वर्क किसी बॉडी पर कर रहे हैं, अगर उसको टाइम के रेस्पेक्ट में देखें तो वो पावर होती है। तो पावर का मतलब वर्क अपॉन टाइम, जिसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ से यूनिट जनरेट होगा कैसे, वर्क का यूनिट क्या होगा, अभी पीछे ड्राइव कर रहे हैं न्यूटन मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो न्यूटन मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होगा, पावर का। और इसी को हम क्या कहते हैं, वॉट। इसी को वॉट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक टर्म पढ़ लेते हैं, प्लांक कांस्टेंट। ये छोटी छोटी सिंपल टर्म्स हैं, ये एग्जाम में आपके सीडीएस में पूछ सकते हैं। और प्लांक कांस्टेंट तो पूछा भी है। ठीक है, यहाँ पे एनसी के, ठीक है, प्लांक कांस्टेंट पूछा भी है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब देखो प्लांक कांस्टेंट कहाँ पर यूज होता है, अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बात करें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब भी सनलाइट आ रही है, ठीक है, और किसी मेटल प्लेट पर सनलाइट स्ट्राइक होती है, तो उस हीट एनर्जी से जो सन से आ रही है, उससे इस मेटल प्लेट पर जब टेम्परेचर राइज होता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, अपनी एक्साइटेड फॉर्म में आ जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। और जो भी एनर्जी के पैकेट्स सन से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं सन से, हम क्या मानते हैं कि एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है, और वहां पर हम उन्हें क्या कहते हैं, फोटॉन्स। तो जो भी एनर्जी है फोटोन की, उसका फॉर्मूला आइंस्टीन ने दिया है, क्या, एनर्जी इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। ये फॉर्मूला आइंस्टीन ने दिया है। और इसमें हम प्लांक कांस्टेंट का यूज करके इसे, मेन जो फॉर्मूला है वो है एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू। ये न्यू लिखा है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। तो या तो ये फॉर्मूला याद रखो या ये, बात सेम है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है, तो हमने इस फॉर्मूले को याद करना है और यहाँ पर ये टर्म्स राइट हैंड साइड में ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी मल्टीप्लाई लैम्डा अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब यहाँ से यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यूमरेटर में है एनर्जी और वेवलेंथ, और डिनोमिनेटर में क्या, स्पीड ऑफ लाइट। एनर्जी का यूनिट हमने क्या पढ़ा, न्यूटन मीटर। ठीक है, और वेवलेंथ क्या होती है पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो सपोज एक साइन वेव है। ठीक है, ये हम वेव ऑप्टिक्स में थोड़ा पढ़ेंगे कि वेव, साइन वेव या कोसाइन वेव क्या होती है। तो सपोज वेव, कोई भी वेव होगी, अगर वो साइन वेव है तो वो इस फॉर्म में होगी। ठीक है, अब इस वेव में एक ये पॉइंट पकड़ो, इसे बोलो ए। ठीक है, और यहीं, इसको भी ऐसे बनाते हैं थोड़ा, यहां पर एक और पॉइंट पकड़ो, ये है पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट्स में सिमिलैरिटी देखो क्या है। इन दोनों पॉइंट्स में अगर सिमिलैरिटी की बात करें तो वो क्या है कि मुझे अगर जीरो से इस पॉइंट पर आना है तो मुझे वाइब्रेशंस को इंक्रीज करना होगा। देखो, अगर वाइब्रेशन इंक्रीज होंगे तभी हम ए पॉइंट पर पहुंचेंगे। अब बी पॉइंट को देखो, बी पॉइंट पर अगर हमें पहुंचना है यहां से इनिशियल पोजीशन से, तब भी हमें वाइब्रेशंस को इंक्रीज ही करना पड़ेगा। इसका मतलब ए और बी जो पॉइंट है वो है सेम फेज के पॉइंट। क्या है, सेम फेज के पॉइंट। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे वहां थोड़ा डीप में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी एक बेसिक आइडिया कि जो भी ऐसे पॉइंट्स
जहां पर वाइब्रेशंस को इंक्रीज करके आना पड़े, या फिर अगर यहां डिक्रीज करके आना पड़ रहा है तो यहां भी डिक्रीज करके आना पड़े। ऐसे दो पॉइंट सेम फेज के पॉइंट्स कहलाते हैं किसी भी वेव में, और उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो गैप होता है उसी को हम वेवलेंथ यानी कि लैम्डा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वेवलेंथ। अब आपने डेफिनेशन क्या याद कर रखा होगा? अगर वो क्या है कि क्रस्ट और ट्रफ है ना, सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच का डिफरेंस, वो भी सही डेफिनेशन है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड और करेक्ट डेफिनेशन है जिसमें कभी भी गलती नहीं होगी कि आपको केवल पूरी वेव में दो ऐसे पॉइंट सर्च करने हैं जो दोनों पॉइंट सेम फेज में हो, और दो सेम फेज के पॉइंट्स के बीच का जो गैप होता है उसी को हम वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ इसका मतलब एक डिस्टेंस ही है ना, और अगर ये डिस्टेंस है तो इसका ऐसा यूनिट मीटर होगा, और इसी मीटर को हम यहां लिख लेते हैं तो एक और मीटर आ गया मल्टीप्लाई में अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। देखो लाइट का स्पीड मतलब वही सेम जो हमने नॉर्मल स्पीड पढ़ा था, तो उसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, राइट। तो यहां से क्या मैं एक मीटर कैंसिल कर दूं तो क्या बन गया? ये न्यूटन मीटर पर सेकेंड। किसका बन गया यूनिट? नहीं, न्यूटन मीटर सेकेंड, सेकेंड न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूटन मीटर सेकेंड। देखो न्यूटन मीटर ये रहा, और ये मीटर पर सेकेंड है, न्यूमरेटर में आ जाएगा, कितना हो गया? न्यूटन मीटर सेकेंड हो गया। डन। तो ये प्लांक कांस्टेंट का ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसे जूल सेकेंड भी कह सकते हैं, है ना। न्यूटन मीटर कितना होता है? जूल, तो ये यहां से जूल सेकेंड भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन उसमें दिखेगा हम मार्क कर देंगे। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट डायमेंशन देखते हैं, इसे नोट कर लो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है फोर्स कांस्टेंट। इनको पॉइंट वाइज ही लिखते हैं ना सारे डायमेंशंस, जिससे आपको आइडिया होता है आपने कितने डायमेंशंस पढ़े हैं। ठीक है, और जितने डायमेंशन मैं यहाँ लेक्चर में करा रहा हूँ वो तो करने ही है, लेकिन कुछ मैं पीडीएफ फाइल भी अटैच कर दूंगा, और उसको वहां पर अगर किसी को कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन याद करनी है बेसिक वो मैं वहां पर मेंशन कर दूंगा। ठीक है, और उसमें कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। फोर्स कांस्टेंट क्या होता है? देखो ये फोर्स कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं के से, राइट। अब ये कहाँ स्टडी करना है? सपोज हमारे पास यहाँ पर एक स्प्रिंग है, और उस स्प्रिंग पर हमने एक मास अटैच कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, इस मास को हम थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं। सपोज हमने मास को डिस्प्लेस कराकर नीचे खिसकाकर यहाँ पर लिया है। अब ये इस मास का फाइनल पोजीशन है। ठीक है, मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट दिया इसे? सपोज x डिस्टेंस मैंने नीचे कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो स्प्रिंग है ये थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, और अगर ये स्प्रिंग एक्सटेंड हो गया है तो हमारे छोड़ने के बाद, छोड़ते ही ये चीज मास को क्या करेगा? स्प्रिंग रिटर्न बैक लेकर आएगा। क्यों? अब क्वेश्चन है ऐसा क्यों होगा? क्योंकि स्प्रिंग एक इलास्टिक मेंबर है। स्प्रिंग क्या है? एक इलास्टिक मेंबर है, और जो भी इलास्टिक मेंबर होते हैं जैसे कि स्प्रिंग या कोई आयरन का रॉड, उसमें भी इलास्टिसिटी होती है थोड़ी बहुत, है ना, बल्कि आयरन तो ज्यादा इलास्टिक है। ठीक है, तो ऐसे इलास्टिक कंपोनेंट्स में एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? एक रीस्टोरिंग फोर्स। ये रीस्टोरिंग फोर्स सिस्टम को ओरिजिनल स्टेट में वापस लेकर आता है अगर हम उसे छोड़ दें, फोर्स लगाने की वैल्यू को रिमूव कर दें। सपोज मैं नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा था, मैं छोड़ दूं इसे, तो ये मास ऊपर जाएगा और एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में वाइब्रेट करेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्प्रिंग के अंदर इलास्टिसिटी है। स्प्रिंग के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है? इलास्टिसिटी। और उसी इलास्टिसिटी की वजह से स्प्रिंग के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। रीस्टोरिंग फोर्स मतलब एक ऐसा फोर्स जो बॉडी को वापस खींचे। वो फोर्स को अगर मैं F कहूं, उस फोर्स को क्या मान लूं? F। ठीक है, तो क्या आप सोच के देखो, मैं से जितना स्प्रिंग को हम ज्यादा खींचते हैं, जितना नीचे की तरफ खींचेंगे, जितना ज्यादा खींचेंगे, उतनी तेजी से ये वापस लौट कर आता है। ये स्प्रिंग में हमने देखा है। और अगर ऐसा है, इसका मतलब मैं जितना डिस्टेंस स्प्रिंग को नीचे खींचूंगा उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना फोर्स मुझे रिटर्न में मिलेगा। सपोज मैंने स्प्रिंग को इतना खींचा तो फोर्स मिला, मैंने और ज्यादा खींच दिया तो ज्यादा फोर्स से स्प्रिंग क्या होगा? रिटर्न बैक होगा। इसे बोलते हैं स्प्रिंग बैक। तो स्प्रिंग बैक जो स्प्रिंग का होता है वो डिपेंड करता है कि आपने उसे कितना डिस्प्लेसमेंट दिया है। सपोज आपने डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते रहो तो फोर्स की वैल्यू, कौन सा फोर्स कह रहा हूं मैं? रिटर्न बैक वाला फोर्स।
तो इसको ऊपर एरो बना के मेंशन करो कि कौन सा फोर्स है जो तुमने नहीं लगाया, जो स्प्रिंग लगा रहा है अपने आप को वापस अपनी इनिशियल स्टेट में लाने के लिए। ठीक है, तो लेकिन क्या हमें यहां से एक बात और दिख रही है कि हम तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे रहे हैं, लेकिन फोर्स कहां लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो दैट्स व्हाई फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट रिलेशन तो है, लेकिन यहां पर दोनों ऑपोजिट होने की वजह से हम फॉर्मूले में एक नेगेटिव साइन लेकर चलते हैं। समझ में आया नेगेटिव साइन क्यों लगाया है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। किन दोनों की, फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। और अगर ऐसा है तो फिर प्रोपोर्शनल का साइन जब हम हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, और वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम यहाँ पे k लिख देते हैं और माइनस का साइन मैंने लगा दिया। तो F इक्वल्स टू माइनस kx विल बी द फॉर्मूला ऑफ स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, F इक्वल्स टू माइनस kx। और ये k क्या है, ये k क्या है, ये k ही है फोर्स कांस्टेंट, या फिर इसे कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट एक ही बात है। इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं और यूनिट निकाल लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं और फॉर्मूले को ड्राइव कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या आएगा, देखो यहाँ पर k क्या आ जाएगा, F अपॉन x। जब हम यूनिट निकाल रहे हैं तो क्या हम नेगेटिव साइन नेग्लेक्ट कर दे, ठीक है, यूनिट निकालने के लिए नेगेटिव साइन को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। और अगर ऐसा है तो न्यूमरेटर में फोर्स का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट बोलो, न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट पढ़ रहे हैं, मीटर। ठीक है, तो कितना हो गया ये, न्यूटन पर मीटर। किसका यूनिट हो गया ये, स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट का। ठीक है, इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं हम। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, फोर्स का डायमेंशन होता है ml, कितना होता है फोर्स का डायमेंशन, ml t माइनस 2, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मीटर l आ गया, तो ये कितना बन गया, mt माइनस 2। ये क्या हो गया इसका, स्क्वायर ब्रेसेस में डायमेंशन। क्या हो गया इसका, डायमेंशन। डन, ठीक है, इसे नोट कर लो, मैं रब कर देता हूं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सरफेस टेंशन का भी यूनिट यही देख लेते हैं क्या होता है। देखो सरफेस टेंशन हम पढ़ाएंगे आपको जब हम फ्लूइड स्टडी करेंगे। ठीक है, जब हम फ्लूइड मोशन स्टडी करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, तब हम सरफेस टेंशन पढ़ाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा बेसिक आइडिया कि सरफेस टेंशन को अगर हम T से डिनोट कर रहे हैं तो वो एक्चुअल में फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt माइनस 2, ये याद भी रखना है, सिंपलेसली याद कर लो। और लेंथ डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये क्या बन गया, mt माइनस 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें क्यों पढ़ाया, आपको इसलिए पढ़ाया कि अभी हमने पीछे टर्म पढ़ी थी फोर्स कांस्टेंट, तो इसका और सरफेस टेंशन और फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशन सेम आ रहा है। और अगर डायमेंशन सेम आ रहा है तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऑप्शंस में आप पहचानो कि कौन सी ऐसी दो टर्म्स हैं जिनका डायमेंशन सेम है। तो आपको सरफेस टेंशन और अगर फोर्स कांस्टेंट साथ में दिखा तो वो एक ऑप्शन है जिनका सेम डायमेंशन होता है। ठीक है, अब देखो सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है कि सपोज हमने थोड़ा समझ लेते हैं कि कहीं कुछ लिक्विड पड़ा हुआ है, सपोज एक सरफेस है, इस पर वाटर है, तो मैंने क्या बनाया, वाटर की लेयर्स बनाई। ठीक है, इन लेयर्स में जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसकी हमेशा कैपेबिलिटी होती है कि वो स्ट्रेचिंग फोर्स लगा रहे होता है। ये स्ट्रेचिंग फोर्स लगता है, इसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। बस अभी बेसिक आइडिया इतना ही लो कि जो स्ट्रेचिंग फोर्स लग रहा है टॉप लेयर पर, उसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। और वो फोर्स कैसे देखते हैं हम, पर यूनिट लेंथ ही देखते हैं हमेशा। ठीक है, बाकी जब मैं क्लियर करूंगा तब हो जाएगा। अब अगला टॉपिक है इसमें स्ट्रेस। स्ट्रेस भी देख लेते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद पढ़ते हैं प्रेशर। डन। अब देखो स्ट्रेस क्या होता है, सपोज यहां पर एक आयरन की रॉड है। ठीक है, इस आयरन की रॉड, Fe लिख देते हैं, आयरन की रॉड। इस आयरन की रॉड पर आपने बोथ एंड्स पर फोर्स अप्लाई कर रखा है, और ये फोर्स दोनों डायरेक्शन में ऑपोजिट है, दोनों फोर्स ऑपोजिट है। और ये ऑपोजिट फोर्स अगर है तो ये इस बॉडी को खींच रहे हैं, और अगर खींच रहे हैं तो इन फोर्सेस को हम बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। ठीक है, ये टेंसाइल फोर्स जब बॉडी पर लग रहे हैं तो
तो इस बॉडी के अगर मैं मटेरियल को माइक्रोस्कोपिक व्यू से एक स्टडी करना चाहूं तो मेरे को एक प्रॉपर्टी दिखेगी जो कि है स्ट्रेस। तो मैंने क्या करा, इसे हाइपोथेटिकली यहां से ब्रेक कर लिया, ठीक है। और हाइपोथेटिकली ब्रेक करके हमने क्या देखा कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है हमें। इस स्ट्रक्चर में जितने भी पार्टिकल हैं इस मटेरियल के अंदर, वो सारे पार्टिकल इसी मटेरियल की होने की वजह से उनके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। व्हाट इज इलास्टिसिटी? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ बॉडी बाय विच अ मटेरियल tends to restore its original position after removal of the external force। मतलब जब भी किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और उस फोर्स को मैं लगाते लगाते छोड़ दूं, खत्म कर दूं, तो बॉडी अगर अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए तो वो कैसे होता है ऐसा? ये इसलिए होता है क्योंकि मटेरियल के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। अगर इंजीनियरिंग लेवल की बात की जाए तो वहां पर ये चीजें डिटेल में पढ़ाई जाती हैं, इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। हर पार्टिकल इलास्टिसिटी शो कर रहा होगा। हमने लोड को अभी लगा रहे हैं, लोड लग रहा है, फिर भी मटेरियल क्या कर रहा होगा? इस लोड को रेजिस्ट कर रहा होगा। और अगर सारे पार्टिकल हमारे लगाए हुए फोर्स को रेजिस्ट कर रहे हैं तो ये एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे। उस फोर्स को मैंने कह दिया एफआर। एफआर मतलब रीस्टोरिंग फोर्स। एफआर मतलब रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई, ठीक है। अब यही रीस्टोरिंग फोर्स अगर हम पर यूनिट एरिया देखें, लेकिन कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहां पर लिख लो, रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। इसे हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस का सिंबल होता है सिग्मा, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। अब सबने वर्ड सुना है क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेकिन आप वीडियो पॉज करो और अभी देखो, सोचो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्यों लिखा है हमने, एरिया ही क्यों नहीं लिखा? क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या होता है, सोचो, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये क्रॉस सेक्शनल वर्ड हम जो बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या मतलब है, ठीक है, जो बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता। सब लोग समझते हैं कि एरिया से पहले हमने कोई वर्ड लगा रखा है ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिक्स में हर चीज का मतलब है, वरना फिजिक्स नहीं पढ़नी चाहिए। अगर मतलब पता है तभी फिजिक्स आगे पढ़ो, वरना मतलब को खोजो, ढूंढो कि ये क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। तो समझते हैं, सपोज यहां पर एक रॉड है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल रॉड है, ठीक है। इस सिलेंड्रिकल रॉड में ये इसका सरफेस है और ये इसका सरफेस है। ये बॉटम वाला हो गया, टॉप वाला हो गया, लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट राइट वाला। ये दोनों सरफेस कैसे हैं? सर्कुलर हैं, ठीक है। क्या आपको इस सिलेंडर की लेंथ दिखाई दे रही है? ये सिलेंडर की क्या है? ये पूरी ये लेंथ है। इसे मैं लेंथ कह सकता हूं। अब यहां पर एक हाइपोथेटिकल लाइन एज्यूम करो जो इसके सेंटर से पास हो रही है। ये हाइपोथेटिकल लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है, अंदर से 3D में निकल रही है, ठीक है। क्या ये सिलेंडर इस हाइपोथेटिकल लाइन के अबाउट रोटेट कर सकता है? रोटेट कर सकता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइपोथेटिकल लाइन के अबाउट रोटेट करता है तो उस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब क्या ये एक्सिस इस टाइम लेंथ के पैरेलल है? देखो लेंथ भी हॉरिजॉन्टल है और यहां पर एक्सिस भी हॉरिजॉन्टल है। दैट मींस इस एक्सिस को हम लेंथ के पैरेलल है, इसी वजह से इस एक्सिस को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है। और किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस को हम ऑब्जर्व करें तो वो जिस एरिया को 90 डिग्री पर काट के इंटरसेक्ट करके निकल जाती है, उस एरिया को ही हम काउंट करते हैं एज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया।
So what is cross sectional area? It is area intersected by longitudinal axis of a component. सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, मार्कर है ये, इस मार्कर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा? नहीं, इसकी लेंथ हमने कैसे अज्यूम कर रखी है? ये, और अगर ये लेंथ है तो एक्सिस कौन सी होगी? ये वाली जो इसके अंदर से पास हो रही होगी, और वो इसको इस वाले एरिया को काटते हुए निकल रही है। तो ये जो सर्कुलर एरिया है यही क्या होगा इस सिलेंडर के लिए? हमेशा क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन अगर मैं इसका डाया बढ़ा दूं, मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट करूं कि मैं इसे लेंथ नहीं मान रहा, अगर मैं इसे लेंथ नहीं मान रहा फिर चीजें बदल जाएंगी। तो हमेशा जिसे आप लेंथ अज्यूम करोगे उस लेंथ के पैरेलल जो एक्सिस जा रही है वो जिस एरिया को इंटरसेक्ट करेगी दैट एरिया विल बी क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो ये एक हमें पॉइंट समझ में आया। अब देखो यहां पर इसका यूनिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इसका यूनिट, ठीक है? तो रीस्टोरिंग फोर्स हो या कोई सा भी फोर्स हो, फोर्स का यूनिट हमने क्या पढ़ा है? न्यूटन। हमने फोर्स का वो एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया हो चाहे कैसा भी एरिया है, तो एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। देखो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। सपोज रेक्टेंगल है तो लेंथ का यूनिट क्या हो गया? मीटर। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये भी मीटर हो गया, क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। डन। तो यहाँ पे क्या आ गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट आ गया, ठीक है? लेकिन अगर इसका डायमेंशन देखेंगे तो क्या आएगा? देखो फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन बताओ, एम एल टी माइनस टू। एरिया का डायमेंशन बताओ, एल स्क्वायर। तो एक एल से एक एल कैंसिल कर दूं, यहाँ वन बचेगा, कितना हो जाएगा ऊपर आके? -1। तो एम एल -1 टी माइनस टू। कोई प्रॉब्लम, किसी को डाउट? तो ये किसका हो गया? फोर्स अपॉन एरिया किसका बन गया? ये स्ट्रेस का डायमेंशन बन गया, ठीक है? अब इसे नोट कर लो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रेशर, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं कि इसे यहीं तक ओके करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डायमेंशंस में जो आए हैं, ठीक है? तो तब तक के लिए आप क्या करें, इस सारे नोट्स को जितना भी पढ़ाया है उसको नोट्स अच्छे से बनाकर उसे रिवाइज करें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है? थैंक यू।